नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो खबरें हम आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि हैदराबाद में कहा जाता है कि सोने की कीमत में अब तक का सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है और जो सोने की कीमत है यानी 22 कैरेट सोने की जो कीमत है फ़ी तोला 79,800 रुपये हो गया है। जबकि 24 कैरेट के बारे में आपको बता दूं कि 87,060 रुपये उसकी कीमत हो गई है। और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि इसकी सबसे अहम वजह डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में ट्रेड वार का ऐलान कर दिया है चाइना के खिलाफ, ब्रिक्स कंट्रीज़ के खिलाफ और दूसरे ममालिक के खिलाफ, उसका असर सोने की कीमत पर पड़ा है और हैदराबाद में भी ये असर है। वैसे भी नाज़रीन, मुंबई है, दिल्ली है और बेंगलुरु है, वहाँ पर भी सोने की कीमत में इसी तरह का इजाफा दर्ज किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि आलमी सतह पर सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि इसका असर क्या होगा। देखिए साहब, एक बात तो ये है कि एक तरफ सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ डॉलर की कीमत में भी इजाफा। ये शादियों का सीज़न है। जिन लोगों ने सरमायाकारी के लिए सोना खरीद के रखा है वो लोग खुश हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। जो अब फिलवक्त इस्तेमाल के लिए शादियों के लिए जो सोना खरीद रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है, परेशानी का बायस है, परेशानी का बायस बनते जा रहा है। शादियाँ तो करनी ही है बच्चियों के, जी हाँ, जी हाँ, तो खरीदना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। आप बता दें कि आप दूसरी बात ये है कि जिस तरह से सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, रुपये की कदर घट रही है, बिल्कुल इसी तरह इसका असर अशिया ज़रूरी की कीमतों पर भी पड़ेगा। दाल चावल हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। आपने पेट्रोल की भी कहा है, जी हाँ, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं होगा बल्कि हर अशिया ज़रूरत की कीमतों पर इसकी इजाफा होगा, तरकारियों में इसका इजाफा होगा। आलमी सतह पर जो सूरत हाल है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसका हिंदुस्तान पर भी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि नईम वजाहत ने जिस अंदाज में कहा कि रुपए की कदर भी घट रही है, गिर रही है डॉलर के मुकाबले में, तो आपको बता दूं आज हालत ये हो गई है, रुपये हमारा जो इंडियन रुपीज़ है इस कदर कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले में कि आप $1 बराबर हो गया है तकरीबन 87.92 पैसे के। तो कितनी ख़तरनाक बात है, यानी 87.92 रुपया हिंदुस्तानी जो हैं वो $1 के बराबर है। जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी माशियत को मुस्तकम करने के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म को माहिरीन माशियत के साथ एक खुसूसी इजलास तलब करना चाहिए। जी जी। इसके बाद ये जो रुपए की कदर घट रही है इसको कैसा रोका जा सकता है, इसको मुस्तकम कैसा बनाया जा सकता है, इस पर खुसूसी हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। आपको याद है जब एक ज़माना था मनमोहन सिंह के दौर में जी रुपए की कदर गिर रही थी, डॉलर की कीमत इजाफा हो रही थी, तो उस वक्त मनमोहन सिंह ने कुछ इस्लाहात लाए थे जी हाँ, जिसका नतीजा था कि पूरे दुनिया के कई ममालिक में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, वहाँ की जो करेंसी है उसमें उसकी कम हुई, लेकिन हिंदुस्तान में मुस्तकम रही। और आपको बता दूं कि जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का आपने जिक्र किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने जानबूझकर रुपए की कदर में मुसलसल कमी करवाई जी, जबकि नरसिम्हा राव परेशान हो गए थे। एक मरतबा चिदम्बरम को उन्होंने तलब किया और कहा कि भाई जाके उन्हें समझाओ कि रुपये की कदर में कमी मत करो। तो अब यह हाल देखिए, लेकिन उसके फ़वाइद हासिल हुए। नहीं, ये एक हिकमत अमली होती है। जी जी। माहिरीन माशियत का इजलास तलब करके मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान की माशियत को मुस्तकम करने के लिए क्या इक़दाम किया जा सकता है, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। जी जी। मैं समझता हूँ अगर इस मामले में लापरवाही और गफलत बढ़ती जाती है तो मज़ीद रुपये की कदर घट जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप ने अब ऐसा लगता है कि ओहदे सदारत पर फायज होकर यानी अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद उन्होंने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। कभी मेक्सिको के खलीज मेक्सिको को तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि खलीज अमरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह के हालात है। आज से आप देखेंगे कि जो स्टील है, एल्युमिनियम है, उस पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया है। कल उन्होंने मनसूबा बनाया था। इससे हिंदुस्तानी मार्केट को भी नुकसान होने वाला है, पूरी दुनिया की मार्केट को नुकसान होगा। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चीन अपने करेंसी को मुस्तकम करने के लिए इक़दाम कर रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान को भी करना चाहिए। जी जी। जिस तरह हिंदुस्तान की अशिया को अमेरिका में टैक्स से आयद किया जा रहा है, उसी तरह के इक़दाम हमें भी करना चाहिए। सिर्फ खाली हम जाके गले मिल लेने से
या दोस्ती के हाथ बढ़ाने से हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमने देखा है कि हमारे हिंदुस्तानियों को जो उन्होंने गैर कानूनी करार दिया था, किस तरह हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के भेजी गई। अफसोस की बात अगर है। इसके बावजूद भी हम जाके गले मिल रहे हैं और कुछ शिकवा नहीं कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी कमज़ोरी है। जी जी, वैसे भी 12 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, जी ये भी जी, कहा जा रहा है कि 13 फरवरी को मुलाकात हो सकती है। व्हाइट हाउस में मुलाकात हो सकती है। बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हमारी रियासत तेलंगाना के जो मुनहरिफ अरकान हैं, यानी कम अज़ कम 10 BRS अरकान असम्बली से मुतालिक है, जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और स्पीकर को BRS ने एक दरख्वास्त दी थी कि उनके खिलाफ कानून इंसदाद इनहराफ के तहत कार्रवाई की जाए, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि स्पीकर ने इस फैसले में ताख़ीर की और सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए 2 अरकान असम्बली, एक तो आप देखेंगे कि खुद KTR हैं, दूसरे कौशिक रेड्डी है, इन दोनों ने दरख्वास्त दाखिल की और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मदाखलत करनी चाहिए और फौरी तौर पर जो मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, BRS से इनहराफ करते हुए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आज समाअत की और हैरत का इजहार किया कि आखिर स्पीकर इस मामले में फ़ैसले में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं। नहीं, ये सब आपको बता दूं कि स्पीकर असम्बली ने जी जी, 10 मुनहरिफ अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिया अच्छा, और उन्हें कहा है कि इस पर आप वजाहत करें। यानी शोकत नोटिस। हाँ, नोटिस जारी कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि स्पीकर ने ताख़ीर की है, अब तक की होगी, जी। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त चाहिए अच्छा, इस फैसले के लिए, पूछा हाँ था, जी जी, तब आके एडवोकेट जनरल ने जब वहाँ बताया था कि हम स्पीकर को पूछ के बताएंगे, वो स्पीकर को हाई कोर्ट के मौक़िफ़ से बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ से बता दिया गया है। यहाँ के जो स्पीकर है उन्होंने 10 मुनहरिफ अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दी। अब वो कितना टाइम दिया गया है उन्हें, वो तो स्पीकर को, वो अरकान असम्बली को मालूम है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस स्पीकर असम्बली ने कार्रवाई शुरू नहीं की, बल्कि कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। जी 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 जी। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक BRS का सवाल है या फिर कांग्रेस का सवाल है, आप देखेंगे कि BRS ने भी अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार कांग्रेसी अरकान असम्बली को पार्टी इनहराफ पर मजबूर करते हुए पार्टी में शामिल किया था। बिल्कुल सच कहा आपने। जी जी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली की तादाद पहली मरतबा 22 थी, दूसरी मरतबा 18 थी। जी जी, तो पहली मरतबा 12 अरकान असम्बली को शामिल किया गया और दूसरी मरतबा भी 10 से ज़्यादा अरकान असम्बली को शामिल किया गया। जी जी, तो 1/3 जो अरकान असम्बली होते हैं, अगर वो शामिल होते हैं तो वो कानून में लचक है हाँ हाँ कि उनकी जो असम्बली की रुकनीत है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि BRS के 35-36 अरकान असम्बली थे, जिसमें से सिर्फ 10 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अगर 26 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उसी तरह जो कांग्रेस के अरकान असम्बली की रुकनीत महफूज थी, उनके भी महफूज हो सकती है। लेकिन मज़ीद अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से BRS पहले उसने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटकाया था। हाईकोर्ट ने रियासत स्पीकर को कहा था कि आप मुनासिब वक्त पर फैसला करें। उसके बावजूद 3 या 4 महीने गुजरने के बाद स्पीकर की जानिब से कोई फैसला न होने की सूरत में BRS पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ताज़ा रिमार्क किए हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब आपको बता दूं कि जहाँ तक रियासत की सियासी सूरत हाल का सवाल है, फिलवक्त ऐसा नहीं लगता कि कोई हलचल मची हुई है और पुरसकून है रियासत की सियासत। और जी, सिर्फ MLC इंतखाबात के लिए। जी हाँ, जी हाँ, आप बताइए रोशन जी। जी जी, देखिए, रियासत में इंतखाबी अमल जारी है। जी, 2 टीचर्स कोटे के लिए, एक ग्रेजुएट कोटे के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि BRS पार्टी इंतखाबात से दूरी अख्तियार कर रही है। आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन दाखिल करने का, BRS पार्टी ने नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया है। जी जी, तो इससे ये अंदाज़ा ये साफ़ हो गया है कि BRS पार्टी मुकामी इदारों के MLC के जो 3 नशिस्तें हैं उस पर मुकाबले से दूरी अख्तियार की है। रही बात BJP की, BJP ने सबसे पहले तकरीबन 15-20 दिन पहले, 1 माह पहले तीनों उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और बड़े शोर शोर से इंतखाब मुहिम चला रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक ग्रेजुएट कोटे के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है। हो सकता है शायद वो मज़ीद जो टीचर्स के नशिस्तें हैं उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी की तायीद कर सकती है। अभी तक उसका सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। अब तो इस तरह के मैं समझता हूँ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि किसका पलड़ा भारी होगा? अभी देखिए कि अगर अब कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज इल्ज़ाम लायद किया गया, महेश कुमार गौड़ जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर है, उन्होंने कहा है कि BJP और BRS के दरमियान खुफिया साजबाज हो गई है, जी जी, जिसकी वजह से BRS ने अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है।
बीजेपी को कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर काम कर रही है, इस तरह का उन्होंने इल्ज़ाम मैच फिक्सिंग की बात की है। बात की है उन्होंने। जी 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 जी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो खबर रही है रियासत जबकि तेलंगाना की। बीजेपी का कहना ये है कि कांग्रेस और बीआरएस में साजबाज हुई है, जिसकी वजह से बीआरएस ने कांग्रेस के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इस तरह के इल्ज़ाम आए। तो बहरहाल कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, सारी दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती, और ना ही खुफिया इत्तेहाद कर सकती है, ना ही ओपन इत्तेहाद कर सकती है। तो ऐसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इल्ज़ामात वो जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला तो जारी रहता है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, अगर हम कहें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे तक आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन कोई ज़मीनी दौरा नहीं किया, बल्कि वो पाकिस्तानी इलाके से उड़ते रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 41 मिनट तक उन्होंने पाकिस्तान में प्रवास की, क्योंकि वो पेरिस जा रहे थे। पेरिस पाकिस्तान से होते हुए वो पेरिस गए, और उस दौरान 41 मिनट का फासला उन्होंने पाकिस्तानी यानी हुदूद में तय किया। आपने ऐसे कहा, मैंने समझा कि शायद वो पाकिस्तान में उतरे हैं। जी जी जी। इससे पहले उतर गए थे ना? जी हाँ जी हाँ, बिरयानी के लिए कहा जाता है। कौन कौन थे? नवाज शरीफ के, उनकी नवासी की शादी भी थी। शादी भी थी जब जी जी गए थे। तो आपने कहा कि फिर पाकिस्तान में अभी 41 मिनट, तो समझा कि फिर एक बार उतर गए क्या? जी जी। लेकिन हुदूद पे से गए हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वैसे भी 12 फरवरी को वो अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिका में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होने वाली है, और आपने कहा कि 13 फरवरी को होने वाली है। 12 को वो पहुंच रहे हैं, 13 की इसकी इतलात मिल रही है। जी जी जी। देखना है कि अभी हुकूमत की जानिब से किस तरह वजाहत की जाती है। अभी तो स्वीडन में है। जी जी जी, पेरिस को जाएंगे। जी जी वहाँ पर कुछ मीटिंग, एआई की कुछ मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, उसके बाद वहाँ से वो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका, हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका में हिंदुस्तानियों की, बिलखुसूस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों की जो सूरत हाल है उस पर तवज्जो दें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तानियों पर तवज्जो दें। हाँ बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरह से हिंदुस्तानियों को, भले ही वो गैर कानूनी क्या हो, जयशंकर ने अमेरिका जब गए थे तो उन्होंने कहा कि हम हमारे लोग को वापस लेने के लिए तैयार है। तो जब हिंदुस्तान ने पहल कर दी है, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि अमेरिका को नहीं चाहिए कि वो हिंदुस्तानियों को हथकड़ी या फिर बेड़ियाँ डाल के रवाना करें, बल्कि हिंदुस्तान से कह दें कि वो अपने शहरियों को ले जाएं। हिंदुस्तान अपना फ्लाइट भेजेगा, अपना प्लेन भेजेगा, अपने जो वहाँ पर हिंदुस्तानी बाशिंदे उन्हें वापस लाएगा। बिल्कुल। वैसे वज़ीर-ए-आज़म को इस मसले पर डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए। कांग्रेस के कायदीन ने कह दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है या बैनुल अक़वामी पॉलिसियाँ हैं, वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। और हिंदुस्तान चूँकि एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसके बावजूद भी अमेरिका हिंदुस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तारकिन वतन होने के नाम पर या इलीगल माइग्रेंट्स होने के नाम पर हथकड़ियाँ पहनाता है, पैरों में बेड़ियाँ पहना कर, और वो भी अपने फौजी तैयारे में हिंदुस्तान पहुँचाता है। तो ये एक नेशनल शेम है, ये बात कहा है, और वज़ीर-ए-आज़म इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये बात कही गई है। पार्लियामेंट में एहतजाज किया गया है जी 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 जमातों की जानिब से। जी जी। तो ये कहना ये चाहते हैं कि अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर पहुँच रहे हैं अमेरिका, ट्रंप से उनकी मुलाकात हो रही है, तो अपना एहतजाज ज़रूर दर्ज कराएं। जी जी जी। और आपको बता दूं कि जहाँ तक पाकिस्तानी इलाके से गुजरने का सवाल है, तो शेखुपुरा है, हाफिज़ाबाद है, मंडी बहाउद्दीन है, चकवाल कोहाट, इन इलाकों से तकरीबन 34,000 फीट बुलंदी पर वज़ीर-ए-आज़म गुजरे वहाँ से तकरीबन 41 मिनट तक। जी जी। और ये भी पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इस मरतबा उन्होंने कोई पहले की तरह खैर सगाली का मुजाहरा भी नहीं किया। कौन मुला? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कि कोई वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी अहदेदार जाता है तो अवाम से इज़हार तशक्कुर करता है, इस तरह की हरकत नहीं की है, इस तरह की बात कही है। लेकिन जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पेरिस का सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वहाँ एक सरबराह इजलास मुनक़िद हो रहा है, उसमें वो शिरकत करेंगे। लेकिन आपको याद रखिए, डीपसीक जो है चाइनीज़ जो कंपनी है, उसने तो पूरा मार्केट तबाह कर दिया है एआई का। देखिए, अब पूरे आलमी मंडी पर चीन का कब्जा है। जी जी। आप माने ना माने, आप कितने भी तहदीद आयद कर लें चीन पे, लेकिन चीन की जो मार्केट है, वहाँ के जो लोगों का जो कारोबार है, वो पूरी दुनिया की, सारी दुनिया में फैल चुका है। और मैं समझता हूँ कि लोग चीनी अशिया को लेना पसंद भी करें। जी जी। अभी आज हमने देखा है तेलंगाना में केसीआर की दफ्तर है। हाँ, केटीआर। जी जी। उन्होंने एक दिलचस्प और रिमार्क किया, करते हुए तंजिया रिमार्क किया है। हाँ। और ये कहा है कि केसीआर की हुक्मरानी आईफोन की तरह थी। अच्छा। और रेवंत रेड्डी की हुकूमत चाइना फ़ोन की तरह। अच्छा। आईफोन पायदार होता है। जी जी। लेकिन इसका ये जो चाइना का फ़ोन है सस्ता होता है, सस्ता, इसका कोई टिकाऊ नहीं है, इस तरह की उन्होंने बात। यानी एक मरतबा अगर ख़राब हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है उसकी, ये बोलने का है।
जी जी, बहरहाल नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी कामयाब हुई, किस तरह कामयाब हुई, कैसे कामयाब हुई और किसने उस कामयाबी में मदद की, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर अपोजिशन कायदीन के बयान सुनिए या फिर बयान पढ़िए। एक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान जो इत्तेहाद नहीं हुआ, उसका सेक्युलर ताकतों को रास्त नुकसान हुआ है। और अहम बात आपको बता दूं कि अब चूंकि बीजेपी तकरीबन 26 साल बाद इक़्तिदार में वापस आई है दिल्ली में, तो वज़ीर-ए-आज़म भी खुश है, अमित शाह भी खुश है और आप देखेंगे कि तमाम बीजेपी कायदीन भी खुश हैं। लेकिन बाज़ बीजेपी कायदीन ऐसे हैं जो अपनी तमाम नज़रें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर लगाए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज किया जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो सकता है कि कोई ऐसा उम्मीदवार तलाश करें जिसके बारे में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। अब ये कहा जा रहा है, जो सियासी पंडित है वो ये कहते हैं कि क्या चौथी मरतबा किसी खातून को ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर दिल्ली में फायज किया जाएगा या फिर कोई सिख चीफ मिनिस्टर होगा, ये सवालात किए जा रहे हैं और ऐसे खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जो पहली खातून चीफ मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, आप वजीर खारजा भी रही हैं, वो उनका देहांत हो गया है, तो बहरहाल उनकी बेटी दिल्ली के एक हल्के से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई है। तो सुषमा स्वराज पहली, फिर उसके बाद शीला दीक्षित हैं दूसरी चीफ मिनिस्टर खातून, और तीसरी जो है आतिशी को बनाया गया था। अब चौथी चीफ मिनिस्टर जो है, क्या चौथी मरतबा की भी किसी खातून को बनाया जाएगा, ये सवाल अब दिल्ली में गर्दिश कर रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि किसी सिख को बनाया जाएगा वज़ीर आला चीफ दिल्ली। देखिए, और एक बात क्या है, दिल्ली के इलेक्शंस हो गए हैं, जिस बदवानियों के खिलाफ केजरीवाल ने नारे से तहरीक शुरू की थी, उसी बदवानियों ने उन्हें गर्क कर दिया। जी जी, कांग्रेस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो करप्शन में मुलवस है। जब हमने देखा कि करप्शन के इल्ज़ाम में केजरीवाल जेल में थे, जी जी, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में थे, जी हाँ, सत्येंद्र जैन पाल थे, कई लोग थे ऐसे, जी जी, जिसकी वजह से जिस इमेज को लेके वो बुड़ रहे थे वही इमेज उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। और रही बात, कांग्रेस को उन्होंने हकीर समझा। मैं मानता हूँ कांग्रेस का कमज़ोर मुजाहरा रहा है गुज़िश्ता इंतखाबात में भी, इस इंतखाबात में भी, लेकिन उसके वोट परसेंटेज में ज़रूर इजाफा हुआ। कांग्रेस ने अगर बीजेपी को नहीं हराया है, लेकिन आम आदमी को हराने में अहम रोल अदा जी 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 जी, अगर कांग्रेस की ताकत का केजरीवाल अंदाज़ा कर लेते तो इत्तेहाद हो जाता दोनों के दरमियान, तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन केजरीवाल तो आसमान पर उड़ रहे थे, वो कांग्रेस से इत्तेहाद करने के लिए तैयार ही नहीं थे, जबकि इंडिया इत्तेहाद का दोनों हिस्सा है। जी जी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को कभी दिल्ली में कबूल ही नहीं किया। जी हाँ जी, गलत बात है, जिसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। और कांग्रेस के लिए भी ये जो इंतखाबात जो नताइज हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी उनके लिए मुहासबा करने के लिए बहुत बहुत खतरनाक नताइज है। हालिया इंतखाबात में आप देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में दूसरी मरतबा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना खाता भी नहीं खोला। जी हाँ जी, इस शर्मनाक जो शिकस्त हुई है कांग्रेस पार्टी को, उसका संजीदगी से जायज़ा लेने की चाहिए और जहाँ जहाँ पार्टी कमज़ोर है वहाँ पर पार्टी को मजबूत और मुस्तकम बनाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। वरना ये होगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कई सालों से इक़्तिदार से महरूम हो गई, वही हाल होगा, मगरबी बंगाल का हाल होगा और गुजरात का हाल होगा। अब इस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करती है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का लोग आवाम पर भरोसा करना ख़त्म कर दें। और नहीं मुझे साहब, आप देखिए कि जहाँ तक शीला दीक्षित के दौर का सवाल है, शीला दीक्षित ने मेट्रो जो रेल चल रही है, तो हिंदुस्तान में पहली जो मेट्रो रेल चल रही थी दिल्ली में, और वो शीला दीक्षित को उसका क्रेडिट जाता है। और इसके अलावा आपको बता दूँ, श्रीधरन जो मेट्रो मैन थे, बाद में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, फिर बीजेपी के टिकट पर केरला से मुकाबला भी किया, शिकस्त भी खाई, तो इस तरह एक साइकिल चलता रहा। लेकिन जहाँ तक अब कहा जा रहा है कि किसी खातून को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो उसमें जो नाम नुमायां तौर पर आए हैं, 6 खवातीन के नाम आए हैं। उसमें आपको बता दूँ कि शिखा राय जो है उनका नाम लिया जा रहा है, इसी तरह रेखा गुप्ता का नाम लिया जा रहा है, साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा है, और बांसुरी स्वराज, ये सुषमा स्वराज की बेटी है, उनका नाम लिया जा रहा है, और पूनम नीलम पहलवान का नाम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि पूनम सितारामा का भी नाम लिया जा रहा है। ये 6 खवातीन हैं। अब इसमें से देखना है कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन अगर आप मर्द उम्मीदवारों की बात करते हैं तो परवेश वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनके फर्जंद है और बहुत ही बकवास करते हैं। उनका नाम बहुत सरेफेरी से, और केजरीवाल को भी हराया। जी हाँ, उन्होंने केजरीवाल को हराया, और इसलिए हराया कि शीला दीक्षित के जो बेटे हैं उन्होंने तकरीबन 5000 से ज़्यादा वोट लिए। मैं यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी का
जी हाँ। परसेंटेज बड़ा है। हाँ। इसकी वजह से आम आदमी फटक हुआ। बिल्कुल 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 वही हुआ है। और सतीश उपाध्याय जो हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है, बीजेपी के लीडर हैं। और आशीष सूद, ये उनका भी नाम लिया जा रहा है। 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है कि ये हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर बनाए जाएं। लेकिन अफसोस की बात है नईम वजह साहब, मोहन सिंह बिशिष्ट जो मुस्तफ़ाबाद से 80% मुसलमान वहाँ पर हैं, वो कामयाब होते हैं। और अब वो ऐलान करता है कि इस इलाके का या हल्के असम्बली का नाम जो मुस्तफ़ाबाद है तब्दील कर दिया जाए। देखिए एक बात है, तो हमने तो उसको मौका फराहम किया है। जी जी। अगर आप आपस में मुत्तहिद होते हैं तो ना आपकी सीट जाती, ना आपके हल्के का नाम जाता। जी जी। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, बीजेपी को अंदाज़ा होगा है जहाँ पर हर पार्टी ये देखती है कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया करती है। जी हाँ जी हाँ। जिसके बदले में एक हिंदू उम्मीदवार खड़ा किया जाता है बीजेपी से। मुस्लिम वोट जो सेकुलर होते हैं, जमातें होते हैं, जिस तरह से देखेंगे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और दूसरे पार्टी में मुस्लिम वोट तकसीम होते हैं, जिसका राज फ़ायदा बीजेपी को होता है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक क्रिकेट से है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड इंडिया, और इंडिया में अब जो सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, आप देखेंगे कि 3 रोज़ एक रोज़ा जो इंटरनेशनल मैचेस है उसके 2 इब्तदाई मैचेस में हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल की, यानी इंडिया को कामयाबी मिली। इस तरह इंडिया ने ये सीरीज़ अमलन जीत ली है। और इसके अलावा आपको ये बता दूँ कि जो दूसरा एक रोज़ा मैच था उसमें रोहित शर्मा जो कैप्टन है उन्होंने अपनी 32वीं ODI सेंचुरी, वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी मुकम्मल की है। और नहीं वजह साहब, अच्छी बात यह है कि आप देखें कि उन्होंने सिर्फ 90 गेंदों में 90 बॉल्स पे 119 रन स्कोर किए हैं। और इसमें आपको बता दूं कि 7 छक्के थे, इसमें 9 चौके शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कई दिनों से मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म में थे। जी हाँ जी हाँ। पहले मैच में भी उन्होंने बेहतर मुजाहरा नहीं किया। जी हाँ। इस तरह से वो 444 दिनों के बाद शायद इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। जी जी जी। अब तक ये लग रहा था लोग उन पर तनकीदें कर रहे थे, उन्हें कैप्टन से हटाने की बातचीत कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने बैट के ज़रिए उन तमाम तनकीद करने वालों का मुंह बंद कर दिया। जी जी जी। अब ये देखा जा रहा है कि ये फॉर्म में जिस तरह से रोहित शर्मा आए हैं, उन्होंने जिस अंदाज से बैटिंग की है, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग 90s पे आने के बाद सेंचुरी स्कोर करने के लिए अपने जो रन करने का जो स्कोर होता है उसमें ज़रा सुस्त रवैया करते हैं। लेकिन इन्होंने छक्का मारते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। और इनका फॉर्म में आना, चैंपियंस ट्रॉफी जो मैच होने वाला है, उसकी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए वो एक अच्छी निशानी। और आपको बता दूं, इंग्लैंड ने जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला गया उसमें 49.5 ओवर्स में 304 रन बनाए थे। उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए थे। और हिंदुस्तान 304 रन के बजाय 308 रन बनाकर ये मैच जीता। उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। नहीं, और आप देखिए 45 ओवर में इन्होंने मैच। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, 44.3 ओवर्स में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। बिल्कुल। इससे पहले का मैच भी देख लेंगे, जब भी 36 ओवर में हिंदुस्तान ने अपना मैच कंप्लीट कर लिया। और आप देखेंगे रोहित शर्मा की जो आपने कही है बात इनिंग्स की, 76 बॉल में उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की। पहले 19 रन बाद में है वो, ठीक है वो, लेकिन 76 बॉल्स में फेस करते हुए उन्होंने 100 रन बनाए। और सबसे अहम बात यह है कि दुनिया में 3 खिलाड़ी जो मशहूर है छक्के लगाने में। एक है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, और उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने अब तक वनडे इंटरनेशनल में तकरीबन 351 छक्के लगाए हैं। कोई मामूली बात नहीं है। यानी 3 सेंचुरीज और 1 हाफ सेंचुरी उन्होंने छक्कों की मुकम्मल की है। जबकि क्रिस गेल जो है उन्होंने तकरीबन 331 रन छक्के लगाए हैं। और 3rd पोजीशन पे रोहित शर्मा को होना था, लेकिन रोहित शर्मा अब 2nd पोजीशन पर आ गए हैं, 332 छक्के लगाए हैं उन्हें। अच्छा, आपको मालूम है शाहिद अफरीदी जो है, जी जी, वो रोहित शर्मा से 100 मैच ज़्यादा खेल चुके हैं। हाँ, तो और बोलो। क्रिस गेल देखिए, हाँ, रोहित शर्मा से 50 मैच और ज़्यादा खेल चुके हैं। हाँ, वो उसके बावजूद कम मैच खेल के उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब शायद समझता हूँ कि शायद अफ्रीका का रिकॉर्ड भी चैंपियंस ट्रॉफी तक टूट जाएगा, वैसा लग रहा है मुझे तो। क्यों तो जब रोहित शर्मा इस तरह खेल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब अंदाजा लीजिए कि यही टेस्ट, ये वनडे में 7 छक्के और 9 चौके उन्होंने लगाए। जी, देखिए रोहित शर्मा का आप फिगर देखिए, उनका जो जिस्मानी जसामत है वो देखिए, वो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करूँ ना तो उनके पास 6 पैक्स है, हाँ, ना कुछ है, लेकिन जिस तरह से जिस अंदाज से वो खेलते हैं, टेक्निक से जो खेलते हैं, आज जिस तरह से कल उनका जो मुजाहरा रहा था, उससे ये दिख रहा था कि वो अब ना सिर्फ फॉर्म में आ गए हैं, बल्कि कौन से बॉल को बाउंड्री के पार करना है और कौन से बॉल को महफूज तरीके से खेलना है, इसकी टेक्निक अच्छी देखने को मिली है।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 19 फरवरी से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है और सबसे दिलचस्प मैच जो होगा वो 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड पर होगा और वहाँ देखेंगे, स्टेडियम पर होगा और वहाँ देखेंगे आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत तो आपको बता दूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक हदफ दिया है कि जाओ और हिंदुस्तान को हराओ, ये हाल हो गया। अक्सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो शायकीन के से साथ हमारे ग्राउंड भर जाते हैं। जी हाँ, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता जी है। जी जी। लेकिन हमने अब तक देखा है कि बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नहीं हराया। बिल्कुल सही गया और नफसियाती दबाव में पाकिस्तान हमेशा खेलती रही और हिंदुस्तान कामयाब होता रहा। इसी खबर के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।